जय हिंद, नमस्कार। मैं मोहन पाठक और आज भारत के प्रधानमंत्री की सीरीज में हम जानने वाले हैं भारत के 6वें प्रधानमंत्री, जिनका नाम था राजीव गांधी। तो राजीव गांधी किस प्रकार से देश के प्रधानमंत्री बनते हैं, इनके बारे में आज हम डिटेल से जानने वाले हैं। इससे पहले हमने 5 भारत के प्रधानमंत्रियों के बारे में जान लिया है, जिनमें जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह जी, और आज हम जानने वाले हैं राजीव गांधी के बारे में। तो आइए जानते हैं भारत के 6वें प्रधानमंत्री राजीव गांधी किस प्रकार से भारत के प्रधानमंत्री बने। चैनल पर नए हैं तो एमपीएस हिंदी को सब्सक्राइब करके डेली करंट अफेयर्स और न्यूज एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ एनसीईआरटी की सीरीज चल रही है क्लास 6 to 12, जिसमें हम हिस्ट्री, पॉलिटी और जियोग्राफी पढ़ा रहे हैं, तो उसको भी जाकर आप प्लेलिस्ट के द्वारा देख सकते हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। बात है 31 अक्टूबर 1984 की। सर्द की सुबह थी और देश की राजधानी दिल्ली में अच्छी धूप खिली हुई थी। इंदिरा के लिए यह काफ़ी बिजी शेड्यूल वाला दिन था। उन पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाने पीटर उस्तिनोव आए हुए थे। डॉक्यूमेंट्री आप जानते हैं ना, कि एक तरह से बायोग्राफी आप समझ सकते हैं उनके बारे में, उनके जीवन के बारे में, उनके संघर्षों के बारे में। दोपहर में पूर्व ब्रिटिश पीएम जेम्स कैलाहन के साथ मीटिंग तय थी। इसके बाद राजकुमारी एनी के साथ इनका डिनर का प्रोग्राम भी तय था। इंदिरा गांधी तैयार होने के बाद अपने घर एक सफदरगंज रोड से अपने ऑफिस बगल के बंगले एक अकबर रोड पर जाने के लिए उठी। यहाँ पर पीटर उस्तिनोव उनका इंतजार कर रहे थे। कैमरे पर फोटोजेनिक होने के लिए उन्होंने अपनी बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं पहनी थी। उस दौरान धमकियां मिलने के चलते उन्हें बुलेट प्रूफ जैकेट पहनने के लिए कहा गया था, फिर भी वो लापरवाही करती हैं और नहीं पहनती हैं। इसी के लिए कहा जाता है, हमारे यहाँ एक कहावत है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, या और कह सकते हैं कि जो होना है वो होकर रहेगा, चाहे आप कितनी भी तैयारियां कर लीजिए। यानी कि जो विधि का विधान है उसे कोई टाल नहीं सकता है। ये वही दिन था जिस दिन विधि का विधान हो, या जो भी कहावतें आप कह सकते हैं, उनको मानने के लिए हर कोई तैयार हो जाएगा, क्योंकि जो घटना घटी वो आपको पता चल जाएगा। इसके बाद गेट पर इंदिरा गांधी के सुरक्षा गार्ड सब इंस्पेक्टर बेअंत सिंह और संतरी, बूथ पर कांस्टेबल सतवंत सिंह स्टेन गन लेकर खड़े थे। इंदिरा ने हमेशा की तरह दोनों को नमस्ते कहा। इतने में बेअंत ने .38 बोर की सरकारी रिवॉल्वर इंदिरा गांधी पर तान दे। तभी इंदिरा बोली, तुम क्या कर रहे हो? सेकंड की खामोशी के बीच बेअंत सिंह फायर करता है। गोली इंदिरा के पेट में लगती है। दूसरी तरफ एक और सिख गार्ड 22 साल का सतवंत सिंह 25 गोलियां इंदिरा गांधी के सीने में उतार देता है। उस वक्त देश के राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ओमान में थे और इंदिरा के बेटे राजीव गांधी पश्चिम बंगाल के दौरे पर थे। और भारत के प्रधानमंत्री सीरीज में आज हम यही जानेंगे कि राजीव गांधी किस प्रकार से प्रधानमंत्री बनते हैं। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने अपनी किताब द टर्बुलेंट ईयर्स 1980 से 1906 में लिखा है कि 31 अक्टूबर 1984 को राजीव गांधी पश्चिम बंगाल के कोटाई में एक सभा को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान मुझे यानी कि प्रणब मुखर्जी को पुलिस वायरलेस पर मैसेज मिला कि इंदिरा गांधी पर जानलेवा हमला हुआ है। वे राजीव गांधी को लेकर तुरंत दिल्ली की तरफ रवाना हुए। ये सुनते ही मैंने राजीव को चुपचाप एक पर्ची दी। उसमें लिखा था कि अपना भाषण छोटा कीजिए, हमें तुरंत दिल्ली चलना है। राजीव ने ऐसा ही किया। भाषण समाप्त होते ही राजीव ने मुझसे पूछा कि क्या हुआ। मैंने बताया कि इंदिरा जी पर हमला हुआ है। गनी खान चौधरी अपनी मर्सिडीज कार से हमारे साथ आए थे। मैं, राजीव और दूसरे नेताओं ने सरकारी एम्बेसडर कार का उपयोग किया था। गनी खान ने कहा कि आप मेरी मर्सिडीज ले जाइए, इससे जल्दी पहुंच जाएंगे। इस दौरान मैंने वहां के वरिष्ठ पुलिस अफसर से कहा कि दिल्ली संदेश भेजकर हमारे लिए एक विशेष विमान भेजें। प्रणब मुखर्जी लिखते हैं, हम चारों, राजीव गांधी, गनी चौधरी, राजीव के निजी सुरक्षा अधिकारी और मैं सुबह लगभग 9:40 पर कोटाई से निकले। राजीव ने कहा, कार मैं चलाऊंगा, लेकिन हमने उन्हें ऐसा करने से मना कर दिया। रास्ते में हमने रेडियो बीबीसी ऑन किया। खबरों से पता चला कि इंदिरा गांधी को 16 गोलियां मारी गई थी। राजीव के पीछे मुड़े और अपने पीएसओ से पूछा कि वीआईपी सिक्योरिटी गार्ड जो बंदूकें चलाते हैं उनकी बुलेट कितनी ताकतवर होती है। पीएसओ ने कहा कि सर, वे बहुत पावरफुल होती हैं। रुआ से राजीव मेरी तरफ मुड़े और बोले, क्या मेरी माँ इन गोलियों की हकदार थी? हम में से किसी के मुंह से बोल नहीं फूटे और हम पत्थर की तरह बैठे रहे। कुछ देर बाद मैंने राजीव से कहा, हमारी सूचनाओं के अनुसार इंदिरा जी के साथ मारपीट की गई है। अभी तक उनके डेथ जैसी कोई बात नहीं निकली है। इस दौरान बीबीसी ने रेडियो पर खबर चलाई कि राजीव गांधी दिल्ली पहुंच चुके हैं। असल में हम अभी तक पश्चिम बंगाल की सड़कों पर कार दौड़ा रहे थे। तब मैंने राजीव से कहा, देखिए हम कहाँ हैं और ये क्या प्रसारित कर रहे हैं, जैसे ये खबर गलत है। इंदिरा
जी की मौत वाली खबर भी गलत हो सकती है। वायरलेस पर एक मैसेज मिला कि कोलाघाट में थर्मल पावर स्टेशन के हेलीपैड पर एक हेलीकॉप्टर इंतजार कर रहा है। वे हेलीकॉप्टर कलकत्ता ले जाएगा। स्टेट हाईवे की हालत बहुत खराब थी। तेजी से कार चलाना संभव नहीं था। कोलाघाट पहुंचने में 2 घंटे लग गए। प्रणब लिखते हैं, जब हम वहां पहुंचे तो देखा कि एक हेलीकॉप्टर वहां से उड़ चुका था। हमें लगा कि पायलट इंतजार करके चला गया। जब पूछताछ की तो पता चला कि पायलट हमें सड़क मार्ग पर खोजने निकला है। पायलट को बताया गया कि राजीव गांधी हेलीपैड पर आ चुके हैं। वो तुरंत वहां पर पहुंचे। उधर दिल्ली में राजीव के चचेरे भाई और विश्वास पात्र अरुण नेहरू को जब पता चला कि राष्ट्रपति ओमान में हैं, तो उन्होंने कांग्रेस के अन्य वरिष्ठ नेताओं से बात की। ज्ञानी जैल सिंह के उप सचिव रह चुके केसी सिंह ने अपनी किताब द इंडियन प्रेसिडेंट एंड इनसाइडर्स अकाउंट ऑफ द जैल सिंह ईयर्स में लिखा है कि अरुण की योजना थी कि जैसे ही राजीव कोलकाता से दिल्ली लौटेंगे, उन्हें राष्ट्रपति की गैर हाजिरी में उपराष्ट्रपति प्रधानमंत्री पद की शपथ दिला देंगे। बाद में किसी ने सलाह दी कि यह ठीक नहीं होगा, इसे कानूनी रूप से चुनौती दी जा सकती है। काफ़ी सोच विचार के बाद उपराष्ट्रपति से शपथ वाला आइडिया ड्रॉप करके ओमान से राष्ट्रपति को बुलाने का फैसला किया गया। कलकत्ता पहुंचने में 45 मिनट लगे। वहां इंडियन एयरलाइंस का विशेष विमान राजीव का इंतजार कर रहा था। 1 बजे उड़ान भरने के तुरंत बाद राजीव कॉकपिट में चले गए। प्रणब जी लिखते हैं, कुछ देर बाद वह वापस आए और हमें बताया कि उनकी मां इंदिरा गांधी अब नहीं रही। ये सुनते ही सन्नाटा छा गया। मैं बुरी तरह रोने लगा, लेकिन राजीव ने अपने आप को संभाला। वे शांत थे। ये गुण उनको अपनी मां से विरासत में मिला था। नेहरू की मौत के समय इंदिरा ने ऐसा ही साहस दिखाया था। कोलकाता एयरपोर्ट से ही कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बलराम जाखड़, गनी खान चौधरी, श्यामलाल यादव, उमाशंकर दीक्षित और शीला दीक्षित भी दिल्ली आए थे। जब इंदिरा जी की मौत की खबर के बाद सब संयमित हो गए तो सभी ने चर्चा शुरू कर दी कि अब आगे क्या किया जाना चाहिए। थोड़ी देर के बाद मैं भी इसमें शामिल हो गया। हम इस नतीजे पर पहुंचे कि राजीव गांधी को प्रधानमंत्री बनना चाहिए। प्रणब मुखर्जी लिखते हैं, मैं राजीव को विमान के पिछले हिस्से में ले गया। उनसे कहा कि आपको ही पीएम बनना होगा। उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या आपको लगता है मैं मैनेज कर लूँगा। मैंने कहा, हाँ, हम सब आपकी मदद के लिए मौजूद हैं। आपको सभी का फुल सपोर्ट मिलेगा। मैंने राजीव से कहा, यानी कि प्रणब ने राजीव से कहा, वे वापस कॉकपिट में जाएं और दिल्ली में संदेश दें कि नई सरकार के शपथ लेने तक इंदिरा जी के निधन की आधिकारिक घोषणा नहीं की जाए। नए प्रधानमंत्री और इंदिरा जी की हत्या की घोषणा एक साथ होनी चाहिए। हालांकि उपराष्ट्रपति आर वेंकटरमन ने पहले ही दिल्ली में इसी तरह के निर्देश दे दिए थे। हमारा विमान लगभग 3 बजे दिल्ली में उतरा। कैबिनेट सचिव कृष्णा स्वामी राव साहब, गृह सचिव और अन्य अधिकारियों ने हमें रिसीव किया। वहां सांसद के साथ साथ राजीव के चचेरे भाई और विश्वास पात्र अरुण नेहरू भी उपस्थित थे। राजीव और वह तुरंत एम्स दिल्ली पहुंचे। हमले के बाद इंदिरा गांधी को वहीं ले जाया गया था। राजीव एम्स पहुंचे तो आंसुओं से भरी सोनिया अपने पति के गले लग गई। रशीद किदवई अपनी किताब भारत के प्रधानमंत्री में लिखते हैं कि सोनिया अपनी सास की हत्या से घबरा गई थी। वो बार बार याचना कर रही थी कि राजीव प्रधानमंत्री न बने। कहीं ना कहीं उनको ये डर था कि इनके साथ भी ऐसी घटना न घटे। पूर्व राज्यपाल पीसी अलेक्जेंडर अपनी किताब माय डेज विद इंदिरा गांधी में लिखते हैं कि सोनिया अचानक अपने पति को लेकर खुदगर्ज हो गई थी। पहले वो रिक्वेस्ट कर रही थी, फिर वो राजीव से झगड़ने लगी कि तुम प्रधानमंत्री नहीं बनोगे। अगर तुम प्रधानमंत्री बने तो वो तुम्हें भी मार डालेंगे। इसके जवाब में राजीव ने कहा था कि मेरे पास ऑप्शन नहीं है, मैं तो वैसे भी मारा जाऊंगा। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी अपनी किताब में लिखते हैं, मैंने राष्ट्रपति को भेजे जाने वाले पत्र का पहला मसौदा तैयार किया। पीवी नरसिम्हा राव ने इसे संशोधित किया। ठीक है, प्रणब मुखर्जी जो है उन्होंने पत्र लिखा था और उसके बाद पीवी नरसिम्हा राव ने इसे संशोधित किया, यानी कि जो भी उसमें त्रुटियां थी उनको सही किया। आर.के. धवन ने टाइप किया। पत्र में न केवल राष्ट्रपति को संसद में कांग्रेस पार्टी के नेता के रूप में राजीव गांधी को चुने जाने के प्रस्ताव की जानकारी दी गई, बल्कि राष्ट्रपति से राजीव गांधी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करने का भी अनुरोध किया गया था। यानी कि जिस प्रकार का प्रोसेस होता है वो प्रोसेस फॉलो किया गया। फिर अरुण नेहरू को एयरपोर्ट पहुंचने के लिए कहा गया। वहां कुछ ही देर में राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ओमान से आने वाले थे। हमने उनसे विमान से उतरने से पहले राष्ट्रपति को जानकारी देने के लिए कहा। करीब 4:30 बजे नरसिम्हा राव, पीसी अलेक्जेंडर और मैं एक कार में राष्ट्रपति भवन पहुंचे। इंदिरा की हत्या के बाद देश में हाई अलर्ट था। पुलिस वाले भी घबराए हुए थे। जब हमारी कार राष्ट्रपति भवन पहुंची तो हमें गेट पर मौजूद गार्डों ने अंदर नहीं जाने दिया। उन्होंने कहा कि आपके राष्ट्रपति से कोई मुलाकात तय नहीं है, हमारे पास आपको अंदर भेज दें ऐसी कोई सूचना नहीं है। इसके बाद पीसी अलेक्जेंडर कार से बाहर निकले और उन पर चिल्लाए कि क्या आप कार के
अंदर बैठे गृह मंत्री और वित्त मंत्री को नहीं पहचानते। इसके बाद हमें अंदर जाने की इजाज़त दी गई। दिल्ली पहुंचने के बाद राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह सीधे एम्स गए। वहां से राजीव और वह दोनों एक साथ राष्ट्रपति भवन आए। राष्ट्रपति जैल सिंह ने हमें बताया कि उन्होंने राजीव को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करने का फैसला पहले ही कर लिया था। राजू ने फैसला किया कि वह 3 अन्य लोगों पीवी नरसिम्हा राव, पी शिवशंकर और मेरे साथ शपथ लेंगे। सिख भावनाओं को ध्यान में रखते हुए बूटा सिंह को भी शपथ दिलाए गए। प्रधानमंत्री को शपथ लेने के लिए बुलाए जाने से पहले ज्ञानी जैल सिंह ने इंदिरा की आकस्मिक मृत्यु पर दुख व्यक्त किया, 2 मिनट का मौन रखा। इसके बाद राष्ट्रपति भवन से एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई जिसमें आधिकारिक तौर पर श्रीमती इंदिरा गांधी की मृत्यु की घोषणा की गई। उपराष्ट्रपति आर वेंकटरमण, जो पास ही खड़े थे, ने दूरदर्शन पर देश को सूचित करते हुए एक साथ घोषणा की कि इंदिरा गांधी का निधन हो गया है और राजीव गांधी के नेतृत्व में एक नई सरकार ने शपथ ली है। उसके बाद कार्यक्रम चलता रहा। राजीव गांधी की अगुवाई में 1984 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने 404 सीटें जीती। आपको बता दें कि यही 404 सीटें कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इन्हीं 404 सीटें याद आती हैं और इसलिए इस बार इन्होंने नारा दिया है कि अब की बार 400 पार, 370 भाजपा और अन्य एनडीए गठबंधन, यानी कि 400 प्लस सीटें जीतने का दावा प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा किया जा रहा है। तो ये वही राजीव गांधी की अगुवाई में जब 1984 में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने ये सीटें जीती थी और इसे आज तक दोहराया नहीं जा सका है। उन्होंने 5 साल 32 दिन प्रधानमंत्री के रूप में काम किया। वो देश के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री थे। उनके कार्यकाल में शाहबानो केस में फैसला पलटा गया, राम मंदिर का दरवाजा खुला, देश में कंप्यूटर की क्रांति आई और बोफोर्स घोटाला हुआ। राजीव गांधी से जिंदगी से जुड़े कुछ और चीज़ों पर हम जानने की कोशिश करेंगे। शाहबानो केस को हमने काफ़ी डिटेल में बताया हुआ है पहले भी, ठीक है, लेकिन इसमें भी हम थोड़ी सी जानकारियां लेंगे क्योंकि राजीव गांधी प्रधानमंत्री के दौर में कुछ बड़े मामले जो हुए थे वो आपको जानना जरूरी है। शाहबानो एक मुस्लिम महिला थी। 59 साल की उम्र में पति ने तलाक दे दिया। दोनों की शादी से 5 बच्चे थे। शाहबानो ने गुजारा भत्ता के लिए कोर्ट में केस दायर किया। पहले जिला कोर्ट और फिर हाई कोर्ट ने शाहबानो के पक्ष में फैसला दिया। शाहबानो के पति मोहम्मद अहमद खान बड़े वकील थे। उन्होंने हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। तर्क दिया कि जिस धारा 125 के अंतर्गत गुजारे भत्ते की मांग की गई है वह मुसलमानों पर लागू ही नहीं होती क्योंकि ये मामला मुस्लिम पर्सनल लॉ से जुड़ा है। आपको बता दें कि वर्तमान नरेंद्र मोदी सरकार जो एक तरह से सिविल यूनिफॉर्म कोड की बात करती है कि भारत में एक ऐसा कोड आ जाए जिससे हर एक नागरिक, हर एक महिला, हर एक पुरुष सभी को समान अधिकार मिले, और इसी कोड का, इसी बिल का कहीं ना कहीं मुसलमानों द्वारा विरोध किया जाता है, ज़्यादातर मुस्लिम पुरुषों द्वारा, क्योंकि जब ऐसा कोड लागू हो जाएगा तो ये जो शाहबानो केस था, इसी तरह से अगर वो किसी मुस्लिम महिला को तलाक देते हैं या उनसे विवाह विच्छेद करते हैं तो उनको गुजारा भत्ता देंगे, उनकी प्रॉपर्टी में उनको पूरा हिस्सा मिलेगा। जैसे कि हिंदू मैरिज एक्ट में जब वहाँ पे तलाक होते हैं तो जिस प्रकार से जो व्यवस्थाएं होती हैं उस प्रकार की व्यवस्थाएं इसमें भी होंगी, यानी कि पूरे भारत में एक तरह का कानून लागू होगा। तो ये इसी केस को बार बार आप देखते होंगे कि मीडिया में कोट भी किया जाता है कि कांग्रेस ने सिर्फ मुसलमानों को खुश करने के लिए शाहबानों का अधिकार मारा, यानी कि मुस्लिम महिलाओं का अधिकार मार लिया था। ये बातें बार बार आपको सुनने को मिलेंगी और ये वही शाहबानो केस था जिसमें एक 59 यानी कि 1 साल कम 60 साल की उम्र में उसके पति द्वारा उसको तलाक दिया जाता है, जिसके पास 5 बच्चे होते हैं। 60 साल की उम्र का मतलब आप समझते हैं कि एक बुजुर्ग महिला हो जाती है और उस महिला को दर दर भटकने के लिए छोड़ दिया जाता है। जब वो हाई कोर्ट, जिला कोर्ट से सारा मुकदमा जीत जाती है और सुप्रीम कोर्ट में जाती है तो ये मामला संविधान के 5 जजों की संविधान पीठ में पहुँचता है। और ये जो मामला था मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से जुड़ा था, ऐसा उनके पति के द्वारा कहा जाता है, जो एक बड़े वकील थे। जब 5 जजों की संविधान पीठ में यह मामला पहुंचा तो 23 अप्रैल 1985 को तत्कालीन CJI यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने उस समय के YV चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली संविधान पीठ ने शाहबानो के पक्ष में फैसला दिया। जो CJI थे उनका पूरा नाम मैं एक बार फिर से बताना चाहूँगा, चीफ जस्टिस YV चंद्रचूड़, ठीक है। तो इनके संविधान पीठ ने शाहबानो के पक्ष में फैसला दिया। इससे मुस्लिम नेता भड़क गए, वे सरकार पर दबाव बनाने लगे। प्रधानमंत्री राजीव गांधी को लगा कि मुस्लिम वोट कांग्रेस से छिटक जाएगा। राजीव गांधी ने संसद में कानून लाकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला ही पलट दिया। इसके बाद राजीव गांधी पर मुस्लिमों के तुष्टीकरण के आरोप लगे। उस वक्त तक अयोध्या राम जन्मभूमि आंदोलन जोर पकड़ने लगा था। हिंदुओं को खुश करने के लिए राजीव गांधी सरकार ने 37 साल से बंद पड़े विवादित राम जन्मभूमि
और बाबरी मस्जिद का गेट खुलवाने के लिए 31 जनवरी 1986 को जिला कोर्ट में याचिका दायर की। अगले ही दिन 1 फरवरी को जिला जज के.एम. पांडे ने गेट खोलने के आदेश दिए। आपको बता दें कि यही शाहबानो केस था जिसमें मुसलमानों के तुष्टीकरण के आरोप लगे और इसमें हिंदू वोट भी बिखरने के आरोप लग रहे थे कि यह हिंदू वोट जो है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस से छटक जाएगा और उसी को मैनेज करने के लिए राम मंदिर का ताला खुलवाया गया था। यानी कि वहाँ पे राम की भक्ति नहीं, सिर्फ वोट बैंक के लिए उस समय ताला खुलवाया गया था। ये चीज़ें आपको प्रॉपर दिमाग में रख लेनी चाहिए, ठीक है। तो बाबरी मस्जिद का गेट खुल गया 1986 को जिला कोर्ट के आदेश पर। इसके बाद वहाँ हिंदुओं ने पूजा अर्चना शुरू कर दी। हालांकि बाद में ये मुद्दा बीजेपी के लाल कृष्ण आडवाणी ने कैप्चर कर लिया और गुजरात से अयोध्या तक रथ यात्रा निकाली थी। एक बार राजीव गांधी ने अपने 3 एस्कॉर्ट वाहनों की चाबियां बहते नाले में फेंक दी और गुस्से में चले गए थे। पूर्व केंद्रीय गृह सचिव आर.डी. प्रधान अपनी किताब माय ईयर्स विद राहुल एंड सोनिया में लिखते हैं, घटना 30 जून 1985 की है। इस दिन एयर चीफ मार्शल L.M. कात्रे की दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु हो गई थी। भारी बारिश के बावजूद प्रधानमंत्री राजीव गांधी और उनकी पत्नी सोनिया गांधी संवेदना व्यक्त करने के लिए दिवंगत वायुसेना प्रमुख के आवास पर गए थे। लौटते वक्त राजीव ने सुरक्षा अधिकारी से कहा कि बाकी लोगों को बता दीजिए कि सुरक्षा काफिला हमारा पीछा न करे। कार राजीव गांधी खुद ड्राइव कर रहे थे। उनके साथ पत्नी सोनिया गांधी भी थीं। थोड़ी दूर चलने पर राजीव ने देखा कि पूरा काफिला उनके पीछे चल रहा था। राजीव ने कार रोकी और मूसलाधार बारिश में ही बिना छाते के बाहर उतरे। पीछे चल रही तीनों एस्कॉर्ट कारों की चाबी निकाली और किनारे बह रहे नाले में फेंक दी। सुरक्षा में लगी सभी 6 कारें बीच सड़क में दिल्ली के राजाजी मार्ग पर खड़ी थीं। प्रधान लिखते हैं कि बड़ी समस्या तब हुई जब पीएम की कार में लगे वायरलेस से सुरक्षा कर्मियों का संपर्क टूट गया। 15 मिनट तक प्रधानमंत्री से कोई कम्युनिकेशन नहीं था। सभी की सांसें फूली पड़ी थीं। राहत तब मिली जब राजीव और सोनिया सुरक्षित प्रधानमंत्री हाउस पहुंच गए। 24 मार्च 1986 का वो काला दिन था जब राजीव गांधी सरकार ने स्वीडन की हथियार बनाने वाली कंपनी एबी बोफोर्स से 1437 करोड़ रुपए का सौदा किया। इस सौदे के तहत इंडियन आर्मी को 155 mm वाली 400 होवित्जर तोप की सप्लाई होनी थी। इसे देश के ज़्यादातर लोग बोफोर्स तोप भी कहते हैं। 400 होवित्जर तोप, ठीक है। वरिष्ठ पत्रकार देवाशीष मुखर्जी अपनी किताब द डिसरप्टर हाउ वीपी सिंह सुक इंडिया में लिखते हैं कि इस डील में भ्रष्टाचार के आरोप लगे। इसी के चलते राजीव सरकार में रक्षा मंत्री रहे वीपी सिंह ने 12 अप्रैल 1987 को इस्तीफा भी दे दिया। इस्तीफे के 4 दिन बाद 16 अप्रैल 1987 को स्वीडन के रेडियो में खबर चली कि भारत के साथ हुए रक्षा सौदे में घुसखोरी हुई है। स्वीडन की मीडिया ने दावा किया कि डील के लिए एबी बोफोर्स कंपनी ने भारत सरकार के बड़े नेताओं और रक्षा विभाग के अधिकारियों को 60 करोड़ रुपए की घूस दी है। फिर ये मीडिया में चीज़ें निकल जाती हैं और कहीं ना कहीं देश और कांग्रेस दोनों की बदनामी होती है। राजीव गांधी का ग्राफ नीचे गिरने लगता है। मीडिया की खबरों के अनुसार राजीव गांधी परिवार के नज़दीकी इटली के एक बिजनेसमैन ओत्तावियो क्वात्रोक्की ने इस मामले में बिचौलिए का रोल निभाया था। और आपको पता है कि इटली सोनिया गांधी का घर पड़ता है। उन्होंने दलाली की रकम नेताओं तक भिजवाई थी। आरोप प्रत्यारोप के बीच 1989 के चुनाव जिसमें कांग्रेस पार्टी की हार हुई, लिट्टे के आत्मघाती हमले में राजीव की हत्या कर दी जाती है। ये घटनाक्रम कैसे है आपको बताते हैं। राजीव गांधी ने अपने कार्यकाल में श्रीलंका में शांति सेना भेजी थी जिसमें तमिल विद्रोही संगठन लिट्टे यानी कि लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम नाराज चल रहा था। 1991 में जब लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार करने राजीव गांधी चेन्नई के पास श्री पेरम्बदूर गए तो वहाँ लिट्टे ने राजीव गांधी पर आत्मघाती हमला करवाया। राजीव को फूलों का हार पहनाने के बहाने लिट्टे की महिला आतंकी धनु आगे बढ़े। उसने राजीव के पैर छुए और झुकते हुए कमर पर बांधे विस्फोटकों में ब्लास्ट कर दिया। धमाका इतना ज़बरदस्त था कि कई लोगों के चीथड़े उड़ गए। जब धुआं छटा तो राजीव गांधी की तलाश शुरू हुई। मांस के लोथड़ों के बीच राजीव गांधी का पैर दिखाई दिया जिसमें उन्होंने लोटो का जूता पहन रखा था। उनका हाथ भी दिखा जिसमें गुच्ची की घड़ी बंधी थी। उनका शरीर आधे मुंह पड़ा था और सिर फट चुका था। इस प्रकार से राजीव गांधी की भी हत्या कर दी जाती है। देश के 2 प्रधानमंत्रियों की हत्या कहीं ना कहीं देश के लिए, चाहे राजनीतिक विरोध कितना भी रहा हो, लेकिन देश में देश के प्रधानमंत्री की हत्या करना कहीं ना कहीं देश के सर को झुकने जैसा हो सकता है। और एक ही परिवार के 2 लोगों की हत्या, कहीं ना कहीं इसकी संवेदनाएं कांग्रेस के साथ लोगों की रही होंगी, लेकिन कांग्रेस में सबसे ज़्यादा जो भ्रष्टाचार हो रहे थे
उसका खामियाजा आज उसको भुगतना पड़ा। जिस प्रकार से कांग्रेस लगातार शासन में बनी रही और उस पे लगातार एक से एक भ्रष्टाचार के आरोप लगे, चाहे वो बोफोर्स घोटाला हो, चाहे कोल घोटाला हो, चाहे 2G घोटाला हो, इस प्रकार के बहुत सारे घोटाले लगे। साथ ही साथ राजीव गांधी का एक मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी दिखा रहा हूँ जिसमें उन्होंने कहा था कि हम 1 रुपये भेजते हैं तो 15 पैसे पहुँचते हैं। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं कांग्रेस को नुकसान पहुँचाती गई और बीजेपी की जो एक विचारधारा थी उस पर वो लगातार काम करती गई। कांग्रेस की सबसे बड़ी गलती ये थी, वो कहीं ना कहीं तुष्टीकरण की राजनीति करती रही। मुस्लिम वोट बैंक को साधने की कोशिश की गई। आपको बता दें कि भारत में दूसरे नंबर पर मुस्लिम समुदाय है और पहले नंबर पर यानी कि बहुसंख्यक समुदाय हिंदू है और बीजेपी ने इसी को साधा और लगातार हिंदुत्व पर काम करते गई। और आज देखिए खामियाजा कि 2 बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बन चुके हैं। इससे पहले भी अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री रहे और अब देखिए तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के लिए नरेंद्र मोदी तैयार हैं। जो आंकड़े निकल के आ रहे हैं उसके हिसाब से तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी शपथ ले सकते हैं। अब ये तो पता चलेगा आगे कि कैसे होने वाला है, लेकिन तीसरी बार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बन जाएंगे, ऐसी संभावनाएं लोगों को जताई जा रही हैं और जो एग्जिट पोल आ रहे हैं उसमें भी ये पता चल रहा है। खैर हम उस पर नहीं जाएंगे, हम ये बता रहे हैं कि कांग्रेस लगातार इसका ग्राफ गिरता गया और आज कांग्रेस पतन पर है। राजीव गांधी की हत्या और इंदिरा गांधी की हत्या देश के लिए शर्मनाक थी। और ठीक है, फिर मिलते हैं दूसरे हमारे देश के प्रधानमंत्री, जो हमारे देश के 7वें प्रधानमंत्री होंगे, उनके बारे में हम जानकारी लेंगे। आपको बताएंगे कि हमारे देश के अगले प्रधानमंत्री कौन हैं जो 7वें प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, तो चलिए फिर मिलेंगे आपके साथ। 7वें प्रधानमंत्री का अगर मैं नाम बताना चाहूँ तो BP सिंह उनका नाम था और कल हम जानेंगे BP सिंह के बारे में पूरा डिटेल से। चैनल पर नए हैं तो MPS हिंदी को सब्सक्राइब करके डेली करंट अफेयर्स और न्यूज़ एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़ जाइए। जय हिंद, नमस्कार, भारत माता की जय।